वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। जैसे कि आप सब जानते ही है 11th में केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। फिज़िक्स में भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है उससे रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ आसानी के लिए क्वेश्चन आंसर टाइप हमने बनाकर निकाल लिया है सीधा सीधा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स पेश किए एटम के। मुख्तलिफ जो साइंसदां हैं उन्होंने जौहर के मुख्तलिफ अलग अलग इस तरह होता है इस तरह होता है अपने अपने नज़रियात ख़यालात मफरूज़ात बयान किए। तो यहाँ पर सबसे पहले थॉमसन का मॉडल हमको पढ़ना है। सो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन थॉमसन्स मॉडल एटम। ओके, थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन के जो मॉडल है, नमूना है जौहर का, उसकी साख्त बयान कीजिए या उसको एक्सप्लेन, उसकी वजाहत कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे, देखिए आंसर यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह से आप बोल देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an atom is a sphere having a uniform positive charge in which electrons are embedded। तो यहाँ पर इस मॉडल के मुताबिक एटम जो है वो एक्चुअली है स्फेरिकल शेप, जो कि पूरा की पूरा पॉजिटिव है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है और इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक पूरा कुर्रा है और उसमें जो कि पॉजिटिव है पूरा और इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया गया। सेकेंड पॉइंट, दिस मॉडल इज रेफर्ड टू एज प्लम पुडिंग मॉडल। हम इस मॉडल को क्या रेफर्ड क्या देंगे, प्लम पुडिंग मॉडल, इस तरह से बोलेंगे। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिटिव जितना चार्ज रहेगा वो जो स्फीयर शेप है हमारा एटम का, और वो इक्वल रहेगा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के इन द एटम, रेंडरिंग इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस वजह से हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ऐसा हमारे पास थॉमसन मॉडल में बताया गया है। थर्ड, एज द होल सॉलिड स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड द पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट केम आउट। ठीक है, अब चूंकि जो स्फीयर है पूरा वही पॉजिटिव चार्ज है पूरा, तो वो बाहर नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि सिर्फ जुड़े हुए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते, ऐसे बताया। एंड ओनली द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड, इस तरह से बताया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप तरबूज की मिसाल ले सकते। तरबूज जैसा पूरा एक स्फेरिकल शेप है तो वो है हमारा, और उसके जो बीज है वो आप इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते, प्लम पुडिंग मॉडल, इस तरह से समझने के लिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, द मॉडल आल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयॉन्स एंड आयोनिक कंपाउंड। तो इस मॉडल के जरिए इलेक्ट्रॉन निकले, ऐड हुए, जो भी है आयोनिक कंपाउंड बने, आयॉन्स फॉर्मेशन किस तरह हुआ, ये भी इस मॉडल के जरिए एक्सप्लेन हुआ, कर सकते हम। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, हाउएवर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम विच आर डिस्क्राइब बिलो। अभी जो आगे हम देखेंगे जो भी फर्दर दूसरे एक्सपेरिमेंट है, ये फिफ्थ पॉइंट जो इसका ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं इसको। फर्दर एक्सपेरिमेंट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने देखे, जो भी शोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज टू बी वेरी डिफरेंट दैट वाज देन व्हाट वाज प्रपोज्ड इन थॉमसन मॉडल। तो जितने भी हम आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो वो सब के सब हमारे कैसे आए, इस थॉमसन मॉडल के बिल्कुल ही अलग आए, मुख्तलिफ आए, यहाँ पे डिफरेंट आए। यानी कि हमारा थॉमसन मॉडल जो है एक्सेप्टेड नहीं है आगे के, जब हम दूसरे मॉडल्स की स्टडी करते हैं वो देखकर। ओके, तो ये हमारा था थॉमसन का मॉडल। इसी तरह सेकंड है हमारे पास रुदरफोर्ड्स मॉडल, इंपॉर्टेंट है और इसके भी ड्रॉबैक हमको बोलो, ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, गिव इट्स ड्रॉबैक्स। तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है एक्चुअली वो बेटे ऑब्जर्वेशन किया था उसने गीगर मार्सडन के एक्सपेरिमेंट पे, और फिर अपना एटॉमिक मॉडल उसने पेश किया था। तो ये तकरीबन हमारा जो मॉडल है उससे रिलेटेड ही है, जो हम कंसिडर करते हैं आज के दौर में, हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी में। अब इसमें कुछ चीज़ें इसने बता नहीं पाया था, तो वो क्या चीज़ें थी और उनका कैसे हम बाद में बोहर ने उसको प्रूफ किया और एक्सप्लेनेशन दिया। तो हमने बोहर की एटॉमिक थ्योरी जो है तो ज़्यादा
प्रिफर करके हमने उसको भी डिटेल में देखना है आगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय गीगर मार्सडन, रुदरफोर्ड प्रपोज हिज एटॉमिक मॉडल। ही कंक्लूड दैट, तो उसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे। पहला पॉइंट देखिए, द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज। ही कॉल्ड दिस मैसिव पॉजिटिव सेंटर एज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो गीगर मार्सडन का एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट ओमिटेड है आपको। तो उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करके हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। और फिर वो जो एक्चुअली इसने बताया कि भाई जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग है उसमें जो एक मैसिव पार्ट है, यानी कि मास वाला हिस्सा है, कमियत वाला हिस्सा है, तो वो वाला जो हिस्सा रहेगा जिसे इसने सेंटर में है वो मौजूद और पॉजिटिवली चार्ज है। तो सेंटर में पॉजिटिव है, मुस्बत बारदार, तो उसका नाम उसने मरकज़ा रखा, न्यूक्लियस जिसे हमने बोला, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में बोला था टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम इज कन्फाइंड इन न्यूक्लियस। और तकरीबन ये बात भी सही है, क्योंकि अपने को भी मालूम 99% ऑफ मास ऑफ एटम, एटम का तकरीबन हिस्सा उसके न्यूक्लियस में मरकज़े में ही होता है। जौहर का तकरीबन कमियत उसके मरकज़े में होती है, ये अपने को मालूम है। तो टोटल एंटायर मास और उसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना भी है, सबके सब कहाँ होता है, मरकज़े में, न्यूक्लियस में होता है। ये सेकंड पॉइंट उसने बताया। थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये काम की चीज़ें थोड़ा अच्छे से याद रखिए। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, यानी जो मरकज़ा है, न्यूक्लियस है मरकज़ा, तो उसका साइज जो है कितना रहेगा, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में रहेगा, विच इज़ वेरी स्मॉल, जो कि बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। 10⁻15 का मतलब 0.0000, ऐसे 15 जीरो लगाएंगे पहले, फिर आगे 1, ऐसा कुछ, ठीक है। यानी 10⁻⁻15 के पावर में है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और एटम का जो साइज होता है बेटे वो होता है 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होता है, और न्यूक्लियस उससे 10⁻15 यानी कि तकरीबन 1,01,00,000 यानी 10⁻5 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 1,00,000 गुना छोटा होगा हमारा न्यूक्लियस पूरे एटम के मुकाबले में, ठीक है। हेंस द न्यूक्लियस इज अबाउट 1,00,000 टाइम्स स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। तो पूरे एटम से जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा, 1,00,000 टाइम्स स्मॉल। दस एटम मोस्टली कंटेन्स एम्प्टी स्पेस, यानी कि एटम में तकरीबन जो हिस्सा रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, यानी कि खाली हिस्सा रहेगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बोला गया है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो न्यूक्लियस है हमारा वो क्या है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके अतराफ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब चूंकि अपने को मालूम है एटम जो है अपना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, द टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसने अपना मॉडल पेश किया। अब इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, तो ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, मेन जो है 4 पॉइंट इसके, ये याद रखिए आपने रुदरफोर्ड के मॉडल के। ड्रॉबैक्स देख लेंगे जैसे कि अपन बोहर के पोस्टुलेट्स में देखेंगे कि जो कि सर्कुलर मोशन जो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, उनके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोवाइड होती है। वो चीज़ें यहाँ रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, ये इसका ड्रॉबैक है। यानी कि उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव न्यूक्लियस में। अब चूंकि अपने को भी मालूम है जब भी कोई बॉडी को मूव होना है तो उसे एनर्जी लगेगी, और जैसे कि अपने को ये भी मालूम है कि कोई भी एनर्जी जब आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी का रिलीज करता है ना। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जब उसके अराउंड में रहेंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करते जाएगा मूव होने के लिए, और जैसे जैसे वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, उसका रेडियस कम होता जाएगा, है ना। और लास्ट में घूमते घूमते रेडियस कम होते होते स्पीड बढ़ते जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियस कम होता जाएगा, और वो सीधा सेंटर में चले जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों कोलैप्स हो जाएंगे ऐसा। लेकिन ऐसा होता है कि मरकज़ में इलेक्ट्रॉन पूरे जाके मिल जाएंगे, ऐसा होता है क्या, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो ये स्पाइरल पाथ होता है, ये इसका जो है ड्रॉबैक यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड मोशन
एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चार्ज एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। चार्ज जो भी रहेगा वो accelerated charge radiates energy. The energy of accelerated electron should therefore continuously decrease and follow inward spiral path and stable atom could. तो ये इस तरह से इसका पहला ड्रॉबैक हो गया। और जो दूसरा हमने बताया अभी वो बात हम सेकंड ड्रॉबैक में बोल देंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इमिटेड होने वाली एनर्जी है हमारी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहेगी। यानी कि चेंज इफ द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट्स न्यू रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते, वी नहीं है वो न्यू है एक्चुअली, ठीक है। तो कंप्लीट्स न्यू रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड इट शुड इमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी से वो अगर मूव हो रहा तो इसलिए रेडिएशन का भी जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो न्यू ही रहेगा, यानी सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। जो फ्रीक्वेंसी से वो इलेक्ट्रॉन मूव होगा वही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इमिट करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड, और जब चूंकि वो स्पाइरल इनवर्ड में जा रहा है, देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी वुड इंक्रीज। तो रेडियस कम हो रहा, रास्ता कम हो रहा है ना, तो जैसा जैसा वो न्यूक्लियस के करीब जा रहा उसका रास्ता कम होते जा रहा, तो वो साइज जो सरकमफ्रेंस का साइज है, मुहित का जो लंबाई है वो कम होते जा रही, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी बढ़ते जाएगी। आया समझ में? तो जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जाता जाएगा उसकी रेडियस का डिक्रीज होता जाएगा और साइज डिक्रीज हो रहा, सरकमफ्रेंस का साइज डिक्रीज हो रहा, मुहित का हिस्सा कम हो रहा, तो लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस कम हो रही, तो इसकी एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की स्पीड बढ़ते जाएगी, फ्रीक्वेंसी और दोनों बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एंड हेंस फ्रीक्वेंसी वुड इंक्रीज। वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ओमेगा बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा। दस दे वुड इमिट एनर्जी विथ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो एनर्जी रहेगी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की इमिट होगी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, बट एटम हैज वेरी स्पेक्ट्रा इज स्पेक्ट्रा ऑफ वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज। लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, बल्कि एटम तो हमारा वेल डिफाइंड जो है तो इमिशन करता है, जो स्पेक्ट्रा देता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज जिसमें डिफाइन कर सकते हैं हम, ऐसा देता है, इंक्रीजिंग में नहीं देता। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया, तो यहाँ पर इसका मॉडल भी हमने कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है बेटे, वो एक्चुअली उर्दू में उसको अपन बोलेंगे तैफ, ठीक है। तो लाइंस जो होते हैं, एनर्जी इमिट हो रही है तो इन द फॉर्म ऑफ जो लाइंस बनते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर भी हम थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकली बता देंगे। द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए सब्सटेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय द सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस से रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन इट इज हीटेड। और ये कब होता, जब उसको आप हीट कर सकते, यानी हरारत देने पर भी हो सकता, ठीक है। तो जो बरक़ी मग़नातीसी शुआएं खारिज हो रही है उनकी तक़सीम, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे उसका इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी तैफ जिसे बोल सकते हैं हम, खारिजी तैफ, किसी शय का खारिजी तैफ, ठीक है। ओके, हीटेड करे, हरारत देने पे हो सकता, बम्बार्डमेंट करने से भी हो सकता, ठीक है, बम्बार्डेड करे, या बाय इलेक्ट्रॉन, बम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन और आयॉन्स और फोटॉन्स। तो फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयॉन बम्बार्डमेंट अगर हम करते हैं तो इस तरह से हमारे पास हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये तीनों कंडीशन में ये इमिशन स्पेक्ट्रम हमको हासिल हो सकता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग or decreasing frequency or wavelength and characteristics of the substance unless the temperature of the substance is very high when the distribution is continuous। तो याद रखिए, ये जब भी हमको देखना है, जब इमिशन मालूम होगा, एक्चुअली इमिशन कैसे होगा, तो जैसे जैसे अब जब मिसाल के तौर पे एक पत्थर को आपने धूप में ले जाकर रख दिया, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, या हीट दे दिया आपने उसको, एनर्जी दे दी, फिर बाद में आप उसे लाकर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे, तो वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, जो हीट इमिट कर लिया है वो खारिज कर देगा, कोई भी बॉडी जो होती है, ओके।
द स्पेक्ट्रम में बी लाइन स्पेक्ट्रम, तो हो सकता वो जो स्पेक्ट्रम हमारे को जो लाइन खत मिल रहा है वो खती हो, लाइन स्पेक्ट्रम, और बैंड स्पेक्ट्रम या पट्टी भी वहाँ पर हमको हासिल हो सकती है। द इंटेंसिटीज करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट, तो अलग अलग तवातुर के लिए अलग अलग हमारे पास हिद्दत रहेगी, ये हम बताए इसमें, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, डायरेक्टली याद कर लेना है अच्छे से, ओके। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसे देखेंगे।